बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 8 के विज्ञान का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे भोजन की आवश्यकता सजीवों को क्यों होती है, भोजन का उत्पादन, प्रबंधन एवं वितरण क्यों आवश्यक है, फसल क्या है, फसल की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, कृषि के लिए किस प्रकार के औजार व्यवहार होते हैं, बीजों का चयन तथा बुआई कैसे होती है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, सिंचाई की विधियाँ क्या क्या हैं, खरपतवार तथा फसल कटाई क्या है, पशुपालन कहने से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। ग्रीष्मकाल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। बच्चों, किसान क्या होता है, चलिए जानते हैं। किसान किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। ये सभी लोगों के लिए फसलें उगाते हैं, पौधे लगाते हैं, मिट्टी को जोतते हैं तथा मुर्गियों या अन्य पशुओं की अच्छे से देखभाल करते हैं। इन्हें किसान कहा जाता है। किसानों को धरती पुत्र भी कहा जाता है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। बूझो जानना चाहता है कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बूझो के मन में एक सवाल है, चलिए इसे जानते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। पहेली कहती है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, तभी हमें इतने लोगों के पेट हम भर पाएंगे। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो बच्चों, अब हम कृषि पद्धतियाँ के बारे में जान लेंगे। उससे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर कृषि या खेती की शुरुआत कैसे हुई थी। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर यानी बाद में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके।
इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, जहां ताप, आर्द्रता एवं वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। चलिए जानते हैं कि आखिर खरीफ फसल क्या है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। अब हम जानेंगे रबी फसल क्या है। शीत ऋतु, जो कि अक्टूबर से मार्च तक में होती है। इस शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो बच्चों, अब हम समझेंगे आधारिक फसल पद्धतियां। बूझो कि मन में एक सवाल है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? पहेली कहती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि यानी समय के अनुसार। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं कहलाते हैं। तो चलिए कृषि पद्धतियाँ के बारे में हम जानते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये 7 चरण हैं जो एक किसान हमेशा अनुकरण करते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे मिट्टी तैयार करना आखिर क्या होता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, चलिए जानते हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की
वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, याद रखिए, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा भी किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। बच्चों, याद रखिए, पाटल एक प्रकार का औजार है जिससे पीट पीट कर मिट्टी को समतल बनाया जाता है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कृषि औजार के बारे में। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो बच्चों, चलिए हल के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। बच्चों, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि हल के विभिन्न भाग आखिर क्या हैं और किस प्रकार किसान एक हल का उपयोग करते हैं खेती में। आप देख पा रहे हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुदाली के बारे में जानेंगे। कुदाली एक
सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब हम जानेंगे कल्टीवेटर के बारे में। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यहाँ आपको एक कल्टीवेटर का चित्र भी दिया गया है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे बुआई के बारे में और बीजों के चयन के बारे में। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले, साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन, पहेली के मन में कुछ बातें हैं, चलिए जानते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो बच्चों, याद रखिए, जो बीज खराब होते हैं या खोखली होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और अच्छे बीज पानी में डूबे रहते हैं। आपको एक क्रियाकलाप बताया गया है। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? पानी के नीचे बैठने वाले बीज भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज या खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए कुछ बातें जान लेते हैं परंपरागत औजार के बारे में जो कृषि कार्य में व्यवहार होते हैं। परंपरागत रूप में बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। बीज बोने का यह पारंपरिक तरीका है। बीजों को यहाँ से दिया जा रहा है और बीज जमीन में धंस जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सीड ड्रिल के बारे में। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, जिससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। बच्चों, यहाँ बूझों के मन में एक सवाल है, चलिए जानते हैं। मेरे विद्यालय के समीप एक
पौधशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? तो पहेली कहती है, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं और खेती के लिए भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। आपको याद रखने हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, चलिए जानते हैं। इससे पौधों को प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है ताकि सभी पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल मिल सके। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना के बारे में। उससे पहले बूझो के मन में बहुत सारे सवाल हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम जान लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके इत्यादि। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को
कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, चलिए अब जानते हैं खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन में क्या परिवर्तन होता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब हम जान लेंगे उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। खाद के लाभ क्या हैं, चलिए जानते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब हम सिंचाई के बारे में जान लेंगे। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बूझों के मन में कुछ बातें हैं, चलिए जानते हैं। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे
सूख और मर गए थे। तो बच्चों, अब हम सिंचाई के स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे। सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब हम समझेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी या मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहत या उत्तोलक तंत्र। जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी मोट, इसके अलावा चेन पंप और ढेकली, इसके अलावा रहत दिखाया गया है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को जाना। अब हम जानेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। जैसे छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लान, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। जान लेंगे ड्रिप तंत्र के बारे में। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे खरपतवार से सुरक्षा के बारे में। बूझो और पहेली के निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। याद रखिए, निराई आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अब हम जान लेंगे कि खरपतवार हटाने के लिए कृषक कौन से तरीके अपनाता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। जैसे फसल उगाने से पहले
खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, जैसा आप यहाँ इस तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जा रहा है। बूझों के मन में एक सवाल है, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो हाँ, कुछ तो पड़ता है बच्चों। इसके लिए मुंह में मास्क पहन लेना चाहिए और इसके बारे में चलिए और भी बातें जान लेते हैं। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों के प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम कटाई के बारे में जान लेंगे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसी से अलग करना होता है। इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को पटक लेते हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। पटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कटाई हो जाने के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कटाई पर्व मनाया जाता है। चलिए कटाई पर्व को समझने की कोशिश करते हैं। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष
एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नवान्न एवं बिहू जुड़े हुए हैं। बच्चों, जिस प्रकार आप पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं और उसके बाद परीक्षा देते हैं, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट आने के बाद आप जिस प्रकार खुश होते हैं, किसान भी तो उसी प्रकार खुश होते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा होता है और उन्हें काफ़ी सारे अन्न प्राप्त होते हैं। इसीलिए कटाई पर्व मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भंडारण के बारे में। यानी अन्न के दानों को काट लेने के बाद अब तो उन्हें अच्छे से रखना है। कीड़े मकोड़े, चूहों से सबसे बचाने के बाद उन्हें अच्छे से रख रखाव करना है। यही भंडारण कहलाता है। चलिए जानते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों या बीज को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण होने से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र जिन्हें बिन्स कहते हैं में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, यह भंडारण हेतु यह साइलो है। कितने बड़े बड़े और कितने लंबे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये साइलो है, यहाँ पर खाद्य का भंडारण होता है। इसके अलावा छोटे पैमाने पे अगर देखा जाए तो भंडारण गृहों में भी बोरे में अनाज का भंडारण इस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, अब हम जंतुओं से भोजन के बारे में जान लेंगे। यहाँ आपको एक तालिका दी गई है। यहाँ पर खाद्य पदार्थ और स्रोत दिए गए हैं। जैसे दूध एक खाद्य पदार्थ है और यह हमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट से प्राप्त होती है। इस सारणी को पूर्ति करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं,
जैसे बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म एक ऐसी जगह जहां पशुओं का पालन होता है। फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। पहेली कहती है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कार्ड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा भी आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।